नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा और ये भी अमेरिका है जिसमें पहला क्वेश्चन होता है डेमोक्रेसी, लोकशाही, और उसमें वी द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो तीन शब्द बहुत महत्व के हैं। और कोई भी लोकशाही का चौथा जो पिलर है वो मीडिया है और तीसरा पिलर है वो जुडिशरी है। एक आर्टिकल्स जिसमें इंसाफ का एनकाउंटर, जब सर्वोच्च अदालत सत्ता का हथियार बन जाए और भारत का लोकतंत्र आज उस मोड़ पर है जहां उसकी आखिरी दीवार न्यायपालिका में दरारें नहीं बल्कि सुराख कर दिए गए हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की चेतावनी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार का एक विस्तारित अंग, एक्सटेंडेड आर्म बनता जा रहा है, वो कपिल सिब्बल ने भी कहा है। एक ऐसे विनाशकारी सच की ओर इशारा है जिसे अनदेखा करना आत्मघाती होगा, और यह केवल कानून का मामला नहीं, यह 140 करोड़ नागरिकों के अंतिम शरण स्थल के ढहने की कहानी है। जिसने भी आर्टिकल्स लिखा मैं बाद में बात करता हूँ। संस्थानिक गलाघोट्टू मॉडल, भय, लोभ और लालच। सत्ता के न्यायपालिका को झुकाने के लिए एक त्रिस्तरीय हथियार विकसित कर लिया है, और उसका जो पहला हथियार है वो भय, दृष्टि। कॉलेजियम की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठना और स्वतंत्र जजों के करियर को अधर में लटकाना संदेश साफ हैं, झुकोगे नहीं तो जज नहीं बनोगे। आज हाई कोर्ट में 40% रिक्तियाँ इसी प्रशासनिक गुंडागर्दी का नतीजा है, प्रशासनिक गुंडागर्दी का नतीजा है। ये मैंने नहीं, मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा वो आप तक पहुंचा दो, अच्छा लगे देखो, आगे भेजो। अपने आप को सोचने की एक वक्त देता है। अगर आपको देशभक्ति है, देश प्रेम है, देश दाज है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सोचिए। अगर सोच ही नहीं है तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। दूसरा, लालच, द कैरट। रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा की सीट या राज्यपाल पद का पद जब 60% रिटायर्ड जजों को सत्ता की मलाई का हिस्सा बनाया जाए तो फैसले संविधान से नहीं भविष्य की सेटिंग से प्रेरित होने लगते हैं। तीसरा, जो दबाव, केस एलोकेशन, संवेदनशील मामलों को चुनिंदा बेंचों तक पहुंचाना। 2018 में जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, तो वे इसी बेंच फिक्सिंग की ओर इशारा कर रहे थे। अब आई दूसरा पॉइंट, 370 से इलेक्टोरल बॉन्ड तक एक तरफा न्याय का सन्नाटा। पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड गवाह है कि सत्ता के खिलाफ किसी भी बड़े सही संवैधानिक मुद्दे पर अदालत की आवाज़ या तो गायब रही है या वह सत्ता के सुर में सुर मिलाती दिखी है। अनुच्छेद 370 हो या CAA, जब संविधान की आत्मा पर प्रहार हुआ तो अदालत ने या तो सुनवाई टाल दी या प्रशासनिक विवेक को सर्वोपरि मान लिया। यह स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका है। तीसरा, जुडिशियल कैप्चर और वैश्विक शर्मिंदगी। हार्वर्ड लॉ स्कूल की रिसर्च बताती है कि भारत की न्यायिक स्वतंत्रता 2040 के 41 के स्थान से गिरकर आज 67 के स्थान पर आ गई है। जब वैश्विक मंचों पर भारत की अदालतों को संदिग्ध माना जाने लगे तो विश्व गुरु का पूरा नैरेटिव धूल चाटने लगता है, और वो अरविंद केजरीवाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के न्यायपालिका से भरोसा टूटना उसे न्यायिक पतन को का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो तब हुआ था जब 2010 में वही केजरीवाल, वही प्रशांत भूषण, वही सपोर्टेड बाय
जिस रूलिंग पार्टी फंडेड, और इन लोगों ने वो जो सीएजी के रिपोर्ट के नाम भ्रष्टाचार 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 करके कोर्ट में केसों डाल दिए थे, जो केस आज एक भी साबित नहीं हुए हैं। वही उसका परिणाम है कि अराजकता की दहलीज पर भारत। दुष्यंत दवे का डर सही है कि यदि जनता का न्याय से भरोसा उठ गया तो देश अराजकता एनार्की की ओर बढ़ेगा। जब अदालत तो सत्ता के अत्याचार के खिलाफ ढाल नहीं बनेगी तो लोग सड़कों पर फैसला करेंगे। 1975 के आपातकाल में जस्टिस HR खन्ना ने जो साहस दिखाया था, आज उसकी घोर कमी है। न्यायपालिका लोकतंत्र की वह आखिरी फ्यूज है जो सर्किट को जलने से बचाती हैं। यदि सत्ता ने इस फ्यूज को ही बाईपास कर दिया है तो पूरे तंत्र में आग लगना तय है। अब लबबाजी का समय नहीं है। यह जुडिशियल कैप्चर भारत की संप्रभुता और नागरिक अधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम न्यायिक जवाबदेही को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दें? उसके पहले की अदालत तो पूरी तरह से सत्ता के रबड़ स्टैम्प में तब्दील हो जाए। ये किसी ने लिखा, मैंने सोचा कि चलो ये आप तक पहुंचाऊं। चलो आगे एक और चीज़ आपको मैं बता कि आज की स्थिति क्या है। जब और तभी जब सरकार में सबसे ऊपर वाला व्यक्ति तानाशाह होता है तो उसका अनुचर भी तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। अर्थात सरकार के सभी मंत्री भी छोटे तानाशाह बन जाते हैं। ऊपर से नीचे तक तानाशाही का प्रवाह बहता है। यह प्रवाह आखिरकार लोगों के घर परिवार तक भी पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ जो बताई कि जब सरकार में सबसे ऊपर वाला व्यक्ति निर्दयी और दमनकारी होता है तो सरकार के लगभग सभी लोग भी निर्दयी और दमनकारी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा में हाल ही में एक गरीब आदिवासी को अपनी बहन की कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ा ताकि बैंक उसे उसकी बचत की रकम दे सके। वो उसका उदाहरण है। तीसरा, जब सरकार के शीर्ष नेता भ्रष्ट होता है तो बाकी सरकारी लोग भी भ्रष्ट हो जाते हैं, या अगर अभी भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और यदि पहले से भ्रष्ट हैं तो और अधिक भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण को देखकर किसी गांव के तलाटी या गांधीनगर के और कोई भी सरकारी दफ्तर का कर्मचारी भी सोच लेता है कि भ्रष्टाचार करने से उसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब जो उस वॉशिंग मशीन में धुल कर बाहर निकल जाते हैं। कितने सारे नेता उसमें निकल गए। चौथा, जब सरकार का शीर्ष नेता भय, धमकी और जोर जबरदस्ती का उपयोग करता है तो सभी सरकारी लोग या उसके पक्ष के लोग भी उसी तरह का व्यवहार अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल के हालिया चुनाव में केंद्र की पुलिस का उपयोग और इन नेताओं की जो भाषा, इसलिए गुजरात की मौजूदा चुनावी स्थिति में सत्ता पक्ष के लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया। पांचवा, जब सरकारी सलाखों पर बैठा शीर्ष अधिकारी सरकारी पैसे से ढेरों भेंट बरसात करता है, जश्न मनाता है, तो वहाँ काम करने वाले निचले स्तर के लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। इसके लिए क्या किसी उदाहरण की ज़रूरत है? छठा, जब सरकार के शीर्ष नेता अक्सर झूठ बोलता है तो उसकी पार्टी की सरकारों के लोग भी वैसा ही करते हैं। इसके लिए भी क्या उदाहरण देना जरूरी है? सातवां, जब सरकार का शीर्ष नेतृत्व स्वतंत्र आवाज़ हो या किसी भी तरह की विरोधी आवाज़ को दबा देता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, गांव के सरपंच का व्यवहार भी वैसा ही होता है, और सभी सामाजिक नेता भी उसी तरह से व्यवहार को सम्मान की तरह अपनाते हैं और उसको भ्रष्टाचार को आचार की तरह, सदाचार की तरह ये लोग जीते हैं। आठवां, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति बलात्कारियों, गुंडों और बदमाशों को संरक्षण देता है तो सबसे निचले स्तर पे भी वही होता है। कहिए कि क्या किसी उदाहरण की ज़रूरत है? जब संसद में गुंडों को इकट्ठा किया जाता है, गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उनके परिवार के लोग ही पाल पोसे। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
नवा जब सरकार का शीर्ष नेता बेशर्म और निर्लज्ज होता है तो छोटे छोटे नेता भी ऐसे ही बन जाते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो वह हो जाएगी, अगर है तो वह और भी ज़्यादा बेशर्म हो जाएगी। जब राजाशाही थी तो कहा जाता था कि कैसा राजा वैसी प्रजा, और लोकतंत्र में यह भी कहा जा सकता है कि जैसा नेता वैसा नागरिक। यह एक ठोस सच्चाई है कि घटिया, निकम्मे, बेकार, गंदे, अनैतिक और बेशर्म नेता पूरे समाज को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने जैसा बना देते हैं। वो आर्टिकल्स जो गुजराती में लिखने वाले प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह हैं, 30/4/2026 को उसने ये आर्टिकल्स लिखा था। मैंने सोचा कि ये दो चीज़ आज के भारत के लोकशाही के लिए खतरा है, जहर है, जिसे अगर आप लोकशाही बचाना चाहते हो तो आप बचा सकते हो। बाकी मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो हिंदुस्तान में जन्मा, जब एक पक्ष का भी जन्म नहीं हुआ था, इन नेताओं का भी जन्म नहीं हुआ था। मैंने वो ब्रिटिश राज में जन्म लिया। गांधी, सरदार नेहरू जैसे लोग, आंबेडकर जैसे ने जो बंधारण बनाया, ये लोग जिसने आज़ादी दिलवाई, इन लोग को मैं सलाम करता हूँ। वो भारत में मैंने काम किया और आज अमेरिका का नागरिक हूँ। मैं अमेरिका को सलाम करता हूँ, अमेरिका की लोकशाही को सलाम करता हूँ, इस देश को सलाम करता हूँ जिसने मुझे कुछ नहीं करने पर भी सब कुछ दिया। और वो देश है जहाँ मैंने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता, उस देश को देना चाहता हूँ। वो मेरा वीडियो की द्वारा मैं आपको देना चाहता हूँ। यही आज का पैगाम।